तो रिजल्ट तो आज अपन कोशिश करेंगे कि 12th बोर्ड का जो ये पेपर हुआ हिस्ट्री का उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतना इजी पेपर आया था जिसकी कोई हद नहीं है, आपने अच्छा किया होगा। देखते हैं देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो पहला सवाल था आपके, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सबसे इजी सवाल पेपर का यही लगा मुझे। तो सिंधु सभ्यता का स्थल जो बनावली है वो आपका था हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। ठीक है, बनावली से हल के अवशेष मिले थे, तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। तो मगध बिहार को कहा जाता था, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन का आंसर बिहार हो जाएगा और यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपके बी लाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बी लाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर चौथा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है। ये शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा तो बताया था, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चौथे का आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखो सीधे सीधे थे ए बी सी डी। फिर है पांचवा सवाल, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली। ये इसको दी गई थी 1976 के अंदर। कब दी गई थी? 1976 के अंदर। पांचवा आंसर हो जाएगा 1976। आंसर नंबर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ए। फिर देखो छठा क्वेश्चन था आपके, उसके बारे में अपन देखते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो सेनाओं के जो प्रमुख हुआ करते थे उन्हें आपके नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। तो छठे का आंसर हो जाएगा नायक और आंसर नंबर बी हो जाएगा आपके सही। फिर अपन पढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन, आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था। इससे इजी सवाल क्या है आपके, तो इसका लेखक था आपके आइन ए अकबरी लिखी थी आपके अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ये देख लेना आप, मिटा रहा हूँ। आइन ए अकबरी सातवां था, आइन ए अकबरी लिखी आपके अबुल फजल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। सातवें क्वेश्चन का हो जाएगा ए। आठवां सवाल था आपके, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी और उस समय जो लास्ट शासक आता था जिसका नाम था आपके बहादुर शाह जफर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये सेकंड था आपके, दिया हुआ नहीं है, इसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपका, इसका बी आंसर हो जाएगा सही। फिर था आपके नौवां सवाल, मुगल वंश का अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया। तो ये आपके किया गया था 1856 के अंदर। कब किया गया था? 1856 के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा सी सही। फिर नेक्स्ट आता है आपके 10वां सवाल कि प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब करवाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1937। तो 10वें सवाल का आंसर हो जाएगा 1937 और इसका राइट आंसर होगा डी। फिर देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इतनी सिंपल सी बात बताई हुई थी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 11वें सवाल का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था। ये 1946 के अंदर हुआ था, जब भारत आज़ाद होने वाला था। उससे पहले ये घटना घटती है, वहाँ पर कुछ जो आर्मी के लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। इसके लिए भारतीय वहाँ पर क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1946। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आए थे। अब फिल इन ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करेंगे अपन। फिल इन ब्लैंक्स वालों के अंदर देखो क्या क्या आंसर रहेंगे उसके बारे में जानते हैं। ये आपने देख लिए होंगे, अपने आंसर मिला लेना। देखो आगे अपन बात करते हैं फिल इन ब्लैंक्स के अंदर कि चाणक्य मौर्य शासक के खाली जगह के मंत्री थे। जो चाणक्य थे वो मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसके मंत्री थे। मेरे अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपके यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है, आप देखना उसके अंतर्गत। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा आपके चंद्रगुप्त मौर्य। जो पहली खाली जगह है उसका आंसर का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। खाली जगह वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
कि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि संघ शासक रुद्रमन द्वारा खाली जगह सरोवर का निर्माण करवाया गया था। तो इसके द्वारा आपके एक झील का निर्माण किया गया था, ठीक है ना, किसका, झील का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। और ये झील जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य आता है, उसका जो शासक आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति पुष्यगुप्त वैश्य ने झील का निर्माण कराया था, लेकिन कुछ समय के बाद इसका वापस क्या किया, पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रमन ने। और उस झील का नाम था आपके सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील। तो दूसरी खाली जगह में आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, तो रिहला। क्या नाम था आपके, रिहला। चौथा सवाल है आपके, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें खाली जगह कहकर संबोधित करते थे, उन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चिराग ए दिल्ली, ए दिल्ली। फिर देखो नेक्स्ट है आपके पांचवा कि 1756 में बंगाल के नवाब खाली जगह ने कलकत्ता पर हमला किया था, तो सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। ये हो गए आपके खाली जगह, 5 थी, पांचों के पांचों आपने इस प्रकार से की होगी तो पांचों के पांचों आपके राइट हो जाएगी, पांचों के 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं थोड़े बड़े वाले जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन थे उनके बारे में। कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आया था कि भारत की एकता की रक्षा करना और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना, भारत की एकता की रक्षा करना व स्वतंत्रता का प्रयास करना, स्वतंत्रता के लिए योजना बनाना, ठीक है ना। ये क्या था, उसका प्रमुख उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन आया था इसके लिए कि भारत को क्या बनाया, उनका संविधान बनाने की कुछ अच्छी स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर आपका महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया। क्योंकि गांधी जी जानते थे यदि दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया तो अनुसूचित जातियों व उच्च वर्ग के मध्य तालमेल नहीं बैठ पाता व जैसे पाकिस्तान देश बना उस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे हिस्से अपने भारत के हो जाते, इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। फिर तीसरा सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया। तो सीधा सा है, आर्टिकल 356 ये कहता है कि यदि राज्य सरकार सही तरीके से काम नहीं करेगी तो राष्ट्रपति वहाँ पर क्या लगा देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति शासन। फिर है आपके चौथा सवाल, भारतीय संविधान निर्माण में 2 प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान। तो आपको एक तो लिखना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरा आप लिख सकते हो इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू लिख सकते हो। ये सारे व्यक्ति क्या थे, आप इन लोगों ने क्या दिया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, चौथा सवाल, पटेल, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, वीपी मेनन, ठीक है, बहुत सारे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेलखड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी। सेलखड़ी से वो क्या बनाते थे, मोहरे बनाते थे। क्या बनाते थे, मोहरे। मोहरे वह किसका, आपके मणके बनाते थे, मणके के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर। छठा है, 1920 में सांप्रदायिक तनाव के 2 कारण लिखिए। कि 1920 के अंदर क्या हुआ था। तो 1920 के अंदर क्या हुआ कि जो आपके थे
मुस्लिम लीग का खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा आपके जो बाहर का देश था वहाँ तुर्की का विभाजन कर दिया गया था। इसकी वजह से ये सारी घटनाएं घटी थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में की गई है? संस्कृत। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? संस्कृत भाषा। नयनार कौन थे? भगवान शिव को मानने वाले क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। भगवान शिव को मानने वाले क्या कहलाते थे? नयनार। तालीकोटा के युद्ध को अन्य नाम क्या था? राक्षसी तांगड़ी। क्या नाम था? राक्षसी तांगड़ी। 9वें क्वेश्चन का हो जाएगा राक्षसी तांगड़ी। फिर है आपके 10वां सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। क्या होगा? विलियम जोन्स। 10वें सवाल का आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो गुजराती स्थापत्य शैली का उदाहरण है। ठीक है ना। 11वें सवाल का आंसर होगा गुजराती शैली। गुजराती शैली। ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था आपके जमशेदमल टाटा ने। किसने करवाया था? जमशेदमल टाटा ने। फिर आता है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। फिर प्राचीन काल में चांडाल कौन थे? तो चांडाल ऐसे वर्ग के लोग थे जिनको गांवों से बाहर रहना पड़ता था। तो जब वो गांवों के अंदर प्रवेश करते थे तो उनको हाथ से तालियां बजाकर गांवों के अंदर प्रवेश करना पड़ता था। और देखिए साथ साथ में चांडालों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि चांडालों को देखने से अपशकुन होता था, इसलिए उनको क्या बजानी? तालियां बजाकर गाँव के अंदर प्रवेश करना पड़ता था। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन कि बौद्ध दर्शन की 2 महत्वपूर्ण मान्यताओं के बारे में बताइए। तो इसकी 2 मान्यता थी, एक तो था आपके अनिश्वरवादी और एक था आपके क्षणिकवादी। अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर को कि ईश्वर क्या है? क्षणभंगुर के लिए है, ईश्वर हमेशा के लिए नहीं है। तो निर्गुण भक्ति की ओर ज़्यादा बल देते थे। क्षणिकवाद की मतलब ये जो कुछ भी है पृथ्वी के अंदर वो कुछ समय के लिए है, इसकी मृत्यु निश्चित है, ये समाप्त जरूर होगा। फिर है पंच महावर्ष से आप क्या समझते हैं? सीधा और सिंपल सा सवाल था, जो थे आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है। स्तूप को परिभाषित कीजिए। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके जो अस्थियां वगैरह थी उनके द्वारा जिनका निर्माण किया जाता था वही स्तूप कहलाते थे। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिबिर नगर क्यों कहा? देखो शिबिर नगर इसलिए कहा गया कि शिबिर नगर ऐसे नगर हुआ करते थे कि जब मुगल साम्राज्य के तहत कोई भी राजा जहाँ पर जाता था तो नए नए नगरों को बसाया जाता था, और जैसे ही वहाँ से राजा वापस पुनः निष्कासित हो जाता, वापस से चला जाता, उन नगरों को समाप्त कर दिया जाता था। तो ऐसे नगर शिबिर नगर कहलाते थे। इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई? देखो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जब आया था तो सबसे पहले इसने अपने उस व्यक्ति को अपना काजी नियुक्त किया। दूसरी जिम्मेदारी क्या था? उसको फिर जेल में डाल दिया और फिर अपना दूत बनाकर चीन के राजा के पास भेज दिया। सीधी सी सिंपल सी 2 बातें लिखनी थी आपको। कृष्णदेव राय की 2 विजय, इसने बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये बहुत सारी विजय की थी। इसमें से प्रमुख कौन सी थी? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की विजय प्रसिद्ध थी। मंजिल आबादी और सिपह आबादी से आप क्या समझते हैं? ये आईन अकबरी के भाग है जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। फिर है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? चंचल, बंजर, उपजाऊ, ये अनेक प्रकार की भूमि थी मेरे बताई हुई है। ठीक है ना। तो अच्छे से आप देख लेना। फिर है अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। राम सिंह तंवर करके एक व्यक्ति था, इसने उसकी हत्या की थी। स्तंभदारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या था? ये एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा किसानों से प्रत्यक्ष रूप से क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। संथाल विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। अंग्रेजों ने क्या किया? संथालों के ऊपर से भूमि वगैरह टैक्स थे जबरन लगा दिए और संथालों को वहाँ से जंगलों से बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसकी वजह से संथालों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है। फिर देखिए बड़े सवालों के अंदर देखते हैं 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख कीजिए। 18वां क्वेश्चन है आपके। देखो सीधा सा यही था, इनको डंका शाह कहा जाता था। ये हाथी पर बैठते थे, गांव-गांव पर जाते थे और फिरते थे, और कुछ लोगों ने इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया। मौलवी साहब है, जादूगर है, इनके पास क्या है? जादू है। ठीक है ना। इसकी वजह से ये प्रसिद्ध हो गए थे। फिर आपके सिद्ध कीजिए कि औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्य संस्कृति को प्रतिबंधित करता है। इसके अंदर आपको बंगाल, मद्रास जो ये नगर नियोजन थे, उन नगर नियोजन के तहत नई नई किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी उसके बारे में बताना था।
फिर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि ये प्रस्ताव ज़्यादातर हिंदुओं से जुड़े हुए थे तथा सांप्रदायिकता के ऊपर ज़्यादा बल नहीं देते थे, और मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनको भी संपूर्ण रूप से एक नए राष्ट्र की क्या मिले, मान्यता मिले। इसके लिए उन्होंने इसका विद्रोह किया। कबीर के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो कबीर ने क्या निर्गुण भक्ति परंपरा अपनाई तथा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की क्या की, बुराइयां की कि दोनों धर्म क्या है, आम्बेडकर वाले धर्म है, और ये क्या करते हैं कि एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। किसी प्रकार से ये प्रसिद्ध धर्म नहीं है, मतलब उनकी जो जो बुराइयां की उनके बारे में आपको लिखना था। कबीर की रचनाएं लिख लेते तो अच्छी बात थी। इसने लिखी थी बीजक वगैरह, ये इनकी प्रमुख क्या थी, रचनाएं। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। 6 प्रकार की सेना बताई थी, पैदल, अश्व, हाथी, रथ, ठीक है ना, और रक्षा, और उसके साथ जो खाना वगैरह उपलब्ध कराने वाली सेनाएं, 6 प्रकार की सेनाएं थी, उसके बारे में आपको बताना था। फिर आपके आता है बड़ा वाला पार्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रह स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर नगर नियोजन के बारे में आपको बताना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था किस प्रकार का था, किस प्रकार से घर बनाए गए थे, किस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, किस प्रकार से घरों के नक्शे बनाए गए थे, उनके बारे में। फिर असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में आपको लिखना था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस प्रकार से किया, ये चीज़ मेरे यूट्यूब पर बताई हुई थी अच्छे से, मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन आएगा और आ गया आपके पेपर में। फिर आपके मैप है, मैप के अंदर जो ऊपर वाला है उसके अंदर बहुत ही इजी पूछा है, इससे इजी मैप तो कहीं और पूछा जा ही नहीं सकता। देखो मैप के अंदर मैं बता देता हूँ कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। तो देखना एक बार आप कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैसे बना अच्छा बना है। गुजरात तो आपके यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका आता है कलकत्ता, फिर आपके बनारस, फिर है दिल्ली बीचों बीच में, फिर है झांसी, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही इजी पेपर था। यदि आपने अच्छी तरीके से इस पेपर को किया है तो आपके कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि आपके 80 में से आपके 75 से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। ये सबसे अच्छा स्कोर रहेगा इस पेपर का। इस पेपर का जिस प्रकार से लेवल था उस हिसाब से सबसे अच्छा सवाल था आपके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।